भागलपुर के नाम से जाने वाले एक छोटे से शहर में एक शादी होने वाली थी। शहर में हाल ही में चर्चा मेरी शादी की थी। हमारी प्रेम कहानी कॉलेज से शुरू हुई थी। जब मैंने माया को देखा, क्लास में आखिरी बेंच में एक कोने में बैठी, अपनी किताब में डूबी हुई, केवल तभी देख रही थी जब शिक्षक ने कोई प्रश्न पूछा था। उस समय कक्षा में मेरा अधिकांश समय माया को दूर से देखने और निहारने में बीतता था। उसकी सुंदरता की तुलना गुलाब की पंखुड़ी के कोमल स्पर्श से की जा सकती है। मैं एक बुद्धिमान बच्चा था। मुझे किसी अतिरिक्त कक्षा या परीक्षा में मदद की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन माया का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने कक्षा में अक्सर डाउट्स पूछना शुरू कर दिया, इस उम्मीद में कि वह मुझ पर ध्यान देगी। और जब उसका कोई खास असर नहीं दिखा, तो मैंने अपनी डाउट्स उससे पूछना स्टार्ट किया। जब क्लास समाप्त हो जाती थी, तो मैं उसके पास जाता था और नोट्स या टॉपिक समझने में हेल्प मांगता था। जब माया बोलती थी, तो उसकी आवाज एक परी की तरह होती थी। यह वही सटीक आवाज और उसका व्यवहार था जिसने मुझे उसके लिए और अधिक प्रभावित किया। ऐसा चलता रहा और हमारी लव स्टोरी शुरू हो गई। कुछ ही समय बाद मैं उसके मम्मी पापा विक्रम और रेखा से मिला। रेखा पहले अपनी बेटी के लिए मुझ पर संदेह कर रही थी, लेकिन जल्द ही इसे स्वीकार कर लिया। उसके पिता विक्रम मेरे प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर की। उनके लिए मैं उनकी बेटी के साथ रहने में सक्षम नहीं था। मैं एक अमीर परिवार से नहीं आया था। जरूर मेरे मम्मी पापा ने डू टाइम के खाने लिए कड़ी मेहनत की और मुझे कभी भी किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं होने दिया। हम महंगे स्टोर या रेस्टोरेंट में जाने वाले नहीं थे, क्योंकि हम उन चीजों को खरीदने में सक्षम नहीं थे। मैं कड़ी मेहनत कर रहा था और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मैं इंजीनियरिंग में करियर बनाना चाहता था, जो कि हाई पेइंग जॉब दिलवा सकती थी। लेकिन विक्रम की नजरों में मैं झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला व्यक्ति था, जो पैसों के लिए अपनी मासूम लड़की को शादी के जाल में फंसाना चाहता था। हमारे मतभेदों के कारण उनके आसपास कम रहते थे। एक दूसरे के लिए हमारा प्यार सच्चा और मजबूत था। कॉलेज खत्म होने के बाद मैं एक कॉल सेंटर में नौकरी की, जिसे मुझे मेरे परिवार और माया के खर्चे मेंटेन करने के लिए काफी था। उसके मम्मी पापा ने उसके ग्रेजुएशन के बाद उसके लिए एक अपार्टमेंट उपहार में दिया और मैं उसके साथ लिव इन में रहने चला गया। 1 साल से ओवरटाइम करके पैसे बचाने के बाद मैंने माया को एक अंगूठी गिफ्ट करने के लिए पर्याप्त पैसे जमा किया। अन्य सभी लड़कियों की तरह माया भी 8 साल की उम्र से राजकुमारी जैसी शादी का सपना देख रही थी, और मैं उसके सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। मैंने देर तक काम किया और पैसे बचाए, अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पे नहीं गया। शादी के लिए मैंने 4-5 लाख सेव किया था। मैंने फिर लोन लेने का भी सोचा। मैं माया को उसके सपनों का दिन देना चाहता था। हमारी गेस्ट लिस्ट में दोनों तरफ से 1000 लोग, दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। माया ने सुझाव दिया था कि मैं मैरिज हॉल के खर्चे को कवर करने के लिए विक्रम से उधार लूं, लेकिन मैंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन विक्रम ने माया से कहा कि हमारी शादी उनके फार्म हाउस में हो। मैं मजबूर था, क्योंकि मुझे पता था कि कोई और रास्ता नहीं है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे जिससे मैं ग्रैंड मैरिज हॉल बुक कर सकूं। माया को शादी की तैयारी की टेंशन होने लगी थी। इसकी शुरुआत ब्राइडल शॉप में शॉपिंग के समय तकरार से हुई, जब माया अपनी शादी की ड्रेस चॉइस कर रही थी। मेरी माँ, उसकी माँ उसके साथ थी। मेरी माँ के अनुसार माया ने 10 ड्रेस देखी, जब तक कि वह नाराज नहीं हो गई और मांग की कि वे उसे एक बेहतर ड्रेस दिखाएं। उसने अपनी पार्टी के लिए 50,000 रुपए ड्रेस के साथ 1 लाख रुपए का ड्रेस का चयन किया। जब वह बाद में मेरे पास वापस आई,
तो हम बजट के बाहर के खर्चे के कारण झगड़ पड़े। उसने यह कहते हुए बात को टाल दिया कि यह उसका दिन है और वह जैसा चाहेगी वैसा ही करेगी। यह समय के साथ और भी खराब होता गया। मैंने माया का यह रूप कभी नहीं देखा था। वह एक सुबह उठी और शादी के लिए खर्च बढ़ाने को लेकर मुझसे बहस करने लगी। उसने महंगे डेकोर का ऑर्डर दिया था और परफॉर्मेंस के लिए एक पूरा बैंड बुक करने के लिए डीजे को कैंसिल कर दिया था। उसने डिनर मेनू के लिए शाकाहारी मांसाहारी विकल्प पेश किए। माया बेहतर जानती थी कि हम यह सब कभी नहीं कर पाएंगे। अगर हमने किया तो हमें काफी सारा लोन लेना पड़ेगा, जिसको रिटर्न करने में हम असफल रहेंगे। मैंने माया को उसके बैचलर पार्टी के लिए बाहर भेजा। शायद वह उसके मन को शांत कर दे। लड़कियों ने उसके पसंदीदा भोजन का ऑर्डर दिया था, एक पूल और एक एयरबीएनबी बुक किया था, यहाँ तक कि शाम के लिए एक गायक को किराए पर लिया था। उस दिन क्या क्या हुआ था यह मुझे उसके एक दोस्त के माध्यम से पता चला। उसने कहा था कि जब से वह मुझसे मिली थी तभी से वह शादी का सपना देख रही थी, पर अब वह दुखी थी, ज्यादातर इस बात से नाराज थी कि हमारे जीवन की सबसे इम्पोर्टेंट दिन पर खर्चे में कटौती हो रही है। वह आतिशबाजी और उपहारों के साथ एक असाधारण शादी चाहती थी। उसने बताया वह केवल 50,000 की ड्रेस के लिए तैयार हुई क्योंकि मेरी माँ ने उसे बजट के भीतर खरीदने के लिए कहा था। उसके दिमाग में जो ड्रेस थी उसकी कीमत कम से कम 1 लाख की थी। वह सब कुछ करना चाहती थी और इस बात से चिढ़ गई थी कि मैं कंजूसी कर रहा हूँ। क्या यह वास्तव में माया थी? मैं जिस आकर्षक, समझदार और प्यार करने वाली महिला को जानता था, उसका क्या हुआ? जब वो पार्टी से घर आई, तब मैंने उससे पूछा कि मामला क्या है और वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। और अगर यह उसे इतना परेशान कर रहा था, तो हम शादी को कुछ महीनों या सालों बाद तक के लिए टाल सकते थे, जब तक कि मैं एक बेहतर शादी के लिए बचत नहीं कर पाता। वह टूट गई और मुझे बताया कि वह सिर्फ एक पिक्चर परफेक्ट शादी चाहती है। मैंने उससे कहा कि अगर वह धैर्य रखने को तैयार है तो हम ऐसा कर सकते हैं। माया ने अपने आंसू पोंछे और मुझसे शादी कैंसिल न करने के लिए कहा। वह मेरी प्लानिंग से सहमत है कि शादी कैसी होगी। मुझे राहत मिली कि आखिरकार उसने मेरे नजरिए से चीजों को देखा और इसलिए शादी की प्लानिंग मेरे अनुसार चली। मैंने अपने मम्मी पापा को शादी की कुछ चीज डिस्कस करने के लिए बुलाया ताकि वे माया को शादी की प्लानिंग करने में मदद कर सकें, ताकि उसके कंधों से तनाव दूर हो जाए। लेकिन जो हुआ उसने न केवल शादी के बारे में बल्कि माया के साथ रहने के बारे में भी मेरा मन बदल दिया। मेरे मम्मी पापा आ गए और मेरी माँ ने माया के साथ कुछ पारंपरिक चीजों के बारे में चर्चा करना शुरू कर दिया, जैसे कि कुछ नया कुछ पुराना। माया ने कहा कि वह अपनी शादी में ऐसा नहीं चाहती है। मेरी माँ पहले तो झिझकती दिखी, लेकिन चूंकि यह कोई बड़ी बात नहीं थी इसलिए उन्होंने इसे जाने दिया। उसने माया से उसके दुल्हन के घूंघट के बारे में पूछा और माया हंसी और कहा कि वह इसे नहीं पहनेगी। उसने यह भी कहा कि वह पारंपरिक लाल शादी की ड्रेस नहीं पहनेगी बल्कि एक गुलाबी ड्रेस पहनेगी। मेरी माँ को लगा कि वह अपमान कर रही हैं और उठकर मेरे पिता के साथ चली गईं। उसने मुझसे कहा कि वह सिर्फ शादी में शामिल होकर खुश है, लेकिन वह मेरी मंगेतर से बेइज्जत नहीं होगी। मुझे माया पर गुस्सा आ रहा था। मुझे लगा कि वह हमारे बीच एक समझौते पर पहुंच गई है। माया मुझ पर चिल्लाने लगी, मुझे और मेरे परिवार को नीचा दिखाने लगी। उसने कहा कि हमारी औकात उनसे नीचे है। अगले दिन मुझे उसके पिता का फोन आया
मुझ पर चिल्लाते हुए उनकी लड़की के घर से चले जाने को कहा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अगले कुछ दिनों में मैंने माया के साथ कनेक्ट करने की कोशिश की, चीजों को सुलझाने के लिए उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। आखिरकार मैं उसके घर के बाहर आ गया, लेकिन उसके पिता ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। ऐसा लगता है जैसे वे इसे सुलझाना नहीं चाहते थे। मैं हमेशा से माया को मधुर, समझदार और गर्मजोशी के साथ जानता था, लेकिन जैसे जैसे शादी की प्लानिंग का दबाव बढ़ता गया, वह धीरे धीरे एक घमंडी लड़की में तब्दील हो गई। जिस महिला से मैंने कभी बिना शर्त प्यार किया था, वह पहचानने योग्य नहीं थी। इस चेंज को देखकर मुझे विश्वासघात हुआ। मैं अपनी भावनाओं से जूझ रहा था और अंततः माया के साथ तर्क करने के कई असफल प्रयासों के बाद मैंने रिश्ता खत्म करने का फैसला किया। मैंने शादी को कैंसिल कर दिया। मैं उससे प्यार करता हूँ और जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है। ऐसा करने से मेरा दिल टूट गया। मैंने सोचा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं खोए हुए रिश्ते के लिए दुखी हूँ। मुझे आशा है कि माया अपनी गलती को पहचानेगी और बदलेगी, यदि हमारे रिश्ते के लिए नहीं तो उसकी खुशी के लिए। आखिर में यही मायने रखता है। माया के साथ बातें खत्म किए मुझे कई हफ्ते हो चुके थे। मैंने शहर से शिफ्ट होने की प्लानिंग बनाई और बेहतर सैलरी पाने की उम्मीद में कहीं और नौकरियों के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे मम्मी पापा इसी शहर से जुड़े थे। उनके लिए आगे बढ़ने का मतलब होगा एक नए वातावरण में उन लोगों के साथ बिल्कुल नई शुरुआत करना, जिन्हें वे मुश्किल से जानते हैं। मेरे मम्मी पापा इससे नहीं गुजरना चाहते थे और मैंने ऐसा नहीं करने की उनकी इच्छा का सम्मान किया। मैंने माया और उसके परिवार से कांटेक्ट कट कर दिया था, क्योंकि उसे पकड़े रहने का मतलब था कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक गर्मी की दोपहर मैं अपनी नॉर्मल रूटीन में था, तभी दरवाजे पर हुई दस्तक ने मुझे चौंका दिया। मैं बाहर निकला। मैं शॉक हो गया दरवाजे पे उसे देखकर। वहाँ माया थी, जो दरवाजे पर खड़ी थी। वो एक सुंदर ड्रेस पहन कर आई थी। मैं सदमे में वहाँ खड़ा था। मैंने उसे अंदर आने के लिए कहा। माया ने देखा कि मेरे मम्मी पापा घर पर नहीं थे और कहा कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। उसने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए उसे अफसोस है कि उसने कैसा व्यवहार किया, और उसने फिर साथ आने को कहा। मैं अपने दिमाग से चौंक गया था। यह माया थी, एक महिला जिसे मैं अपने पूरे दिल से प्यार करता था, जिसने लास्ट मौके पे चीजों पर चीजों को गड़बड़ कर दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था जो अब मुझे उसे वापस लेने के लिए कह रही थी। एक महिला जिसे मैंने मूव ऑन करने में कई सप्ताह बिताए थे। एक ऐसी प्रक्रिया जो कहना आसान था, लेकिन करना आसान नहीं था। मुझे पता था कि मुझे क्या कहना है, तो मैंने उससे कहा कि मैं अब उसके साथ वापस नहीं आना चाहता। मैं लाइफ में आगे बढ़ गया था और उसे भी जाना चाहिए। मैंने माया के चेहरे पर बदलाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने सोचा कि मैं वापस आ जाऊंगा और चीजें वापस वैसी ही हो जाएंगी जैसी वे थीं। मैं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन मैं माया के असली रूप को भूल नहीं सकता। एक और शब्द के बिना माया दरवाजे से बाहर चली गई। यह देखकर दुख हुआ कि माया कितनी बदल गई थी। इसके बारे में ज्यादा ना सोचकर अपने काम में लग गया। अगले हफ्ते मेरे मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि माया के मम्मी पापा उनके पास पहुंचे थे और वे उन्हें यह कहते हुए धमका रहे थे कि मुझे माया के साथ वापस जाना चाहिए या चीजें मेरे या मेरे परिवार के लिए अच्छी नहीं होंगी। उसकी माँ मुझे रोते हुए कॉल पर कहती थी कि मुझे माया के साथ वापस जाना चाहिए। विक्रम पैसे के बल पर धमकी देते हुए मेरे परिवार को फोन करके धमकाता था
यहाँ तक कि उन्होंने माया को वापस लेने के लिए मुझे और मेरे परिवार को रिश्वत देने की हर संभव कोशिश की। धमकियों और ब्लैकमेल का मुझ पर या मेरे परिवार पर कोई असर नहीं पड़ा। मुझे डरने की कोई बात नहीं थी। माया के मम्मी पापा ने अफवाह फैलाई थी कि मैंने ही माया का दिल तोड़ा था, उसे रिश्ते में फंसाकर और उसकी इच्छाएं पूरी न करके। माया का इस्तेमाल किया क्योंकि वह एक सीधी साधी लड़की थी जो मेरे जाल में फंस गई थी। मैं शौक में था। मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता। ऐसे व्यक्ति से शादी करना तो दूर की बात है। मुझे यह कहते हुए आश्चर्य हो रहा है कि मुझे अपना और अपने मम्मी पापा के जान का डर है। हमें खराब मेंटल हेल्थ की स्थिति में डालने के लिए पुलिस कुछ करने से बहुत डरते थे क्योंकि विक्रम एक शक्तिशाली धनी व्यक्ति था। मैं उन सभी अच्छी यादों के बारे में सोचता हूँ जो मेरे पास उसके साथ थीं। मैं अक्सर पुराने अच्छे दिनों को याद करता हूँ और सोचता हूँ कि यह सब कहाँ गलत हो गया। शायद यह सब नहीं होता अगर मुझे किसी तरह शादी के लिए भुगतान करने का कोई तरीका मिल जाता जो माया चाहती थी। ऐसा लगता है कि मेरे साथ केवल मेरे मम्मी पापा ही सहमत थे। मैंने अपने मम्मी पापा के साथ शहर से बाहर जाने पर विचार किया था, लेकिन डर था कि विक्रम मेरे मम्मी पापा को चोट पहुंचाने और मुझे हमेशा के लिए परेशान करने का कोई रास्ता खोज लेगा। वे हमें शारीरिक रूप से डराने और धमकाने के लिए अक्सर माया के साथ हमारे दरवाजे पर आ जाते थे। यह भय और व्यामोह का एक निरंतर चक्र रहा है जो मुझे ज्यादातर रातों तक जगाए रखता है। मैं अपने मम्मी पापा को अपने अपार्टमेंट में ले आया हूँ ताकि मैं उन पर कड़ी नजर रख सकूं। यह जानकर कि मेरे मम्मी पापा ठीक हैं, मुझे सुकून मिलता है। मुझे आश्चर्य है कि माया ने किसी और के साथ रहने का विचार क्यों नहीं किया। यह सारे नाटक को हल कर देता और हम सभी अपने जीवन में अच्छे से रहते। ब्रेकअप ने मुझ पर जितना प्रभाव डाला था उससे कहीं अधिक माया को प्रभावित किया है। विक्रम को लग रहा था कि शायद मेरे साथ वापस आने से माया डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी और वापस वह व्यक्ति बन जाएगी जो वह थी। क्या मुझे उसे वापस नहीं लेने के अपने फैसले पर कायम रहना चाहिए? उसके परिवार द्वारा परेशान किए जाने देना चाहिए? यह वजन के तराजू की तरह एक दुर्दशा है जहां एक तरफ मेरे परिवार की शांति और सुरक्षा के साथ साथ मेरी भी है और दूसरी तरफ माया से शादी न करने के मेरे अटूट फैसले से तौला जाता है। मेरी इच्छा है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं फिर से शुरुआत कर सकूं और शायद बेहतर चुनाव कर सकूं जो इस स्थिति तक नहीं पहुंचेगा। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचता रहूंगा जब तक कि यह निर्णय नहीं हो जाता कि मैं किस पक्ष को चुन रहा हूं। मैं जो भी पक्ष चुनता हूं उसका अंत सुखद होता है, न कि इस तरह के एक कठिन और गड़बड़ पक्ष के साथ। कमेंट करके मुझे बताएं मुझे क्या करना चाहिए।